अस्सलाम वालेकुम। आपको आज के प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत की परफॉर्मेंस को लेकर अक्सर बात होती रहती है और हमेशा तब बात होती है जब इमरान खान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाते हैं तो इल्ज़ामात और उंगलियां खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत की तरफ ही उठती हैं। एक और लिहाज से भी ये बात बड़ी अहम है क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत की परफॉर्मेंस की बेस पर ना सिर्फ सूबे के अंदर इलेक्शन लड़ना है बल्कि अगला इलेक्शन जो वो नेशनल लेवल पे भी बाकी मुल्क में भी लड़ेंगे वो भी इसी सूबे में उनकी परफॉर्मेंस की बुनियाद पर वो लड़ेंगे। अब खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत की जो परफॉर्मेंस है उसको लेकर अमन व अमान तो एक मामला है मगर उसके साथ साथ सेहत और तालीम ये दो बड़े बुनियादी इशूज हैं। और आज हमने सोचा कि खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत की जो परफॉर्मेंस है जो वहाँ पर गवर्नेंस है उस हवाले से बात की जाए और इन दो इश्यूज को लेकर बात की जाए और इनके जो रेलिवेंट मिनिस्टर्स हैं उन्हें आज हमने बाहर बुलाया है। हमने सोचा उनसे ज़रा स्टूडियो से बाहर निकल कर बात की जाए। मैं इस वक्त मारगला की पहाड़ियों के करीब मौजूद हूँ और यहाँ पर ही उन्हें हमने दावत दी है। अभी कुछ ही देर में वो यहाँ पर पहुँचने वाले हैं। तब तक मैं चाहता हूँ ज़रा आपको खैबर पख्तूनख्वा में हेल्थ और तालीम के हवाले से जो कुछ आदाद शुमार हैं वो ज़रा मैं आपके सामने रख दूँ। अब तालीम के हवाले से तो सूरत हाल ये है कि खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ये कहती है कि हम तकरीबन 2.5 अरब रुपए की किताबें दे रहे हैं। इसी तरह 4.5 लाख लड़कियों को हमने स्कॉलरशिप दी है। 66,000 टीचर्स हैं जिनको वो ट्रेन कर रहे हैं। इसके अलावा सूबे में IT लैब्स और प्लेग्राउंड स्कूल्स में मुख्तलिफ स्कूल्स में जो है वो बनाए जा रहे हैं। फिर इसी तरह फर्नीचर जो है वो नया दिया जा रहा है उसके लिए भी जो है वो इन लोगों ने बड़े पैसे खर्च किए हैं और तकरीबन कोई 2,500 के करीब ऐसे नए प्लेग्राउंड्स बनाए गए हैं मुख्तलिफ स्कूल्स में। तो ये फैक्ट्स और फिगर्स जो हैं ये बड़े शानदार लगते हैं मगर इनमें हकीकत क्या है ये थोड़ा सा हमें ज़रा देखना होगा। इसी तरह से सेहत पर आ जाएं। सेहत के हवाले से सूरत हाल ये है कि सेहत पर खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ये कहती है कि हमने 13,200 लेडी हेल्थ वर्कर्स को जो है वो हमने रेगुलराइज किया है। इसके अलावा तकरीबन 90% असामियाँ जो मुख्तलिफ जो बेसिक हेल्थ यूनिट RHCs और जो लोकल डिस्पेंसरीज में थी वो भी जो है वो उन्होंने पूरी की हैं। ना सिर्फ ये बल्कि सेहत इंसाफ कार्ड का इजरा किया है और ये जो कार्ड है इसको बड़ा वो अपना क्रेडिट मान रहे हैं। उनका ये कहना है कि तकरीबन 51% आबादी को ये कार्ड हासिल होगा। 5 लाख रुपए तक उनका जो इलाज का खर्चा है वो जो है वो उन्हें मिल जाएगा। फिर जो है वो साथ ही साथ तकरीबन जो है वो अभी तक ये 8 लाख के करीब जो कार्ड हैं सेहत इंसाफ कार्ड ये दिए जा चुके हैं। उनका ये भी कहना है कि डॉक्टर्स और नर्सेज की तनख्वाहों में भी उन्होंने इजाफा किया है। तो ये भी जो चीज़ें हैं सेहत और तालीम के हवाले से अगर हम ऑन पेपर देखें तो खैबर पख्तूनख्वा की जो हुकूमत की कारकर्दगी जो है वो तो बड़ी ज़बरदस्त नज़र आती है मगर असल में ये कितनी किस तरह की है और जो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं जो सवालात उठाए जा रहे हैं वो क्या है। आज इसीलिए मैंने जो है वो इनके जो रेलिवेंट मिनिस्टर्स हैं उन्हें आज मैंने यहाँ पर बुलाया है और मैंने सोचा उनसे बात की जाए। अब जो है वो अभी मुझे पता चला है कि वो लोग पहुँच भी गए हैं। आतिफ खान जो कि एलिमेंट्री एंड सेकेंडरी एजुकेशन के मिनिस्टर हैं वो उनसे बात होगी। फिर शहराम तरक्की जो कि IT और हेल्थ के मिनिस्टर हैं उनसे हम बात करेंगे और फिर शाह फरमान जो कि बड़े अहम इम्पोर्टेंट मिनिस्टर हैं खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत के। पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग जो है वो इनका डिपार्टमेंट है वो भी जो है वो आज हमें वॉक पर ज्वाइन करें। तो आइए इनसे बात भी करते हैं और थोड़ी वॉक भी करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? खैरियत? कैसे आप लोग? खैरियत से? अल्लाह का फजल। मैंने कहा आज थोड़ी जरा आप लोगों से बात भी हो जाए और थोड़ी वॉक भी हो जाए। जाते हैं? चलते हैं, जब तक भी लगती है एक्सरसाइज भी हो जाएगी। चले। अच्छा, बहुत शुक्रिया आप लोगों ने जो है वो आज एग्री किया। आप लोग हमारे लिए जरा बाहर भी आए और छुट्टी वाला दिन है। मुझे पता बड़ा मुश्किल होता है छुट्टी वाला दिन जो है वो सुबह जल्दी उठना। क्यों शाह जी पॉलिटिशियंस की कोई छुट्टी होती है? ये वैसे तो ये 24/7 काम है। अच्छा। और मैं समझता हूँ कि रिस्पॉन्सिबिलिटी इतनी होती है अगर आपके ऊपर एट ए टाइम गवर्नमेंट की भी जिम्मेदारी हो, पार्टी की भी जिम्मेदारी हो, कॉन्स्टिट्यूंसी की भी जिम्मेदारी हो,
تو اس میں آپ یہ ایکسپیکٹ نہ کریں کہ بندہ جلدی نہ اٹھے. یہ عاطف صاحب بھی بتا رہے تھے کیا چھٹی والے دن عاطف کیسے گزارتے, کیا کرتے ہیں؟ چھٹی والے دن ہماری چھٹی وہی ہوتی ہے جب فون آف ہوتا ہے. جب تک فون آن ہوتا ہے چھٹی نہیں ہوتی. مطلب سارا دن کبھی ڈپارٹمنٹ کے ہلکے کے ویسے آپ لوگوں بہت کم بیٹری ڈاؤن ہو جاتی ہے. اچھا, میں نے آج سوچا, ہم نے کہا کہ آپ لوگوں کے ساتھ تھوڑی واک ہو جائے, تھوڑا آپ لوگوں کا انٹرویو ہو جائے, اور وہ بھی اس وجہ سے کہ خیبر پختونخوا کی جو حکومت ہے اس کی پرفارمنس کو لے کر بڑے سوالات اٹھائے جاتے ہیں, کیونکہ خان صاحب جب جو ہے وہ نون لیگ کے حوالے سے کوئی بات کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں اچھا ذرا ادھر چلے نا, اور صحت اور تعلیم دونوں بڑے بیسک ایشوز ہیں. اب میں ذرا تھوڑا سا شہرام آپ سے ذرا سٹارٹ کرنا چاہتا ہوں. مجھے خیبر پختونخوا کے اسپتالوں کے حوالے سے ہم یہ کہتے ہیں کہ وہاں پر جو ہے بڑے مسئلے مسائل تھے, تنخواہوں کا مسئلہ تھا, آسامیاں جو ہے وہ پوری نہیں تھی, جو فیسلٹیز تھی وہ نہیں تھی. جب سے آپ لوگوں کی حکومت آئی ہے 2013 سے اب تک فرق کیا پڑا ہے؟ میں صرف اگر آپ تھوڑا سا بریفلی جو ہے وہ مجھے بتائیں کہ ڈفرنس کیا پڑا ہے 2013 کے بعد خیبر پختونخوا کے ہیلتھ کے اسٹرکچر پہ. دیکھیں, میں سب سے بڑی بات پہلی چیز جو ہم نے کی, ہم نے قانون سازی کی, ہم نے ریفارمز لے کے آئے, اس کے لیے ریفارمز کے لیے قانون سازی کی, MTI ایکٹ لے کے آئے ہیں, میڈیکل ٹیچنگ انسٹیٹیوٹ کا جو قانون ہے کہ ہمارے ٹرشری کیئر ہاسپٹلس کو ہم نے آٹونومس کر دیا. اس میں بورڈز لے کے آئے, پروفیشنل لوگ لے کے آئے, میرٹ پہ لے کے آئے, وہ میرٹ پہ مینجمنٹ لے کے آئے تاکہ نظام کو پروفیشنلی چلایا جائے. ہیلتھ کیئر کمیشن کا ایک قانون ہم نے پاس کیا, بہت سارے اور بھی کیے جو پرائیویٹ اور پبلک دونوں کو ریگولیٹ کرتے ہیں. میں دیکھ رہا تھا 15 قوانین بنائے گئے ہیں ہیلتھ کے حوالے سے. جی بالکل. کیا ضرورت کیا تھی اتنی بڑی تعداد میں قوانین بنانے کی؟ ضرورت اسی وجہ سے کہ آپ جو بھی کام کرتے ہیں اس کو آپ قانونی تحفظ دیتے ہیں تاکہ وہ اس کے لیے جب آپ ایکشن کرتے ہیں یا آپ جو پلان کرتے ہیں وہ قانون کے مطابق ہوتا ہے, اور قانون اس آپ کی جو بھی پالیسی ہے اس کو قانونی تحفظ دیتا ہے. عاطف, ایجوکیشن بھی بڑا بیسک ایشو ہے, اور میرا خیال ہے جو خیبر پختونخوا کے جو اسکولز ہیں ان کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے, خاص طور پہ جو ایلیمنٹری اسکول ہیں, سیکنڈری اسکول ہیں جو آپ کی منسٹری کے اندر آتے ہیں, وہ بڑا سفر کیا ہے. زلزلے آئے, سیلاب آئے ہیں, ان میں جو ہے وہ اسکولوں کا بڑا نقصان ہوا ہے. پھر جو دہشت گردی ہم نے بڑی ایک ویو دیکھی, بڑے اسکول جو تھے وہ ڈسفنکشنل ہو گئے تھے. 2013 کے بعد کیا اس کا ٹرن اراؤنڈ ہوا ہے؟ گریجولی کیا چیزیں بہتر ہو رہی ہیں؟ کہاں کھڑا ہے جو ایجوکیشن کا سسٹم ہے؟ دیکھیں, جو آپ نے بات کی کہ تحریک انصاف کی حکومت نے کیا کیا یا کرٹیسزم ہے, ایک تو نمبر 1 ہم کمپیئر کریں گے پرانی حکومتوں سے اپنی حکومت کو جو صوبے کی ہے یا باقی صوبوں کی حکومتوں سے اپنی حکومت کو. تو اس میں اگر آپ کمپیریزن دیکھیں تو سیریسنس تو میں ہمیشہ یہی کہتا ہوں کہ ویسے تو زبانی کہتے ہیں کہ جی ٹاپ پرائرٹی ہے, یہ ہے, وہ ہے, لیکن جب تک آپ ایک چیز کو اس میں پیسہ نہیں لگاتے, انویسٹمنٹ نہیں کرتے تو سیریس نہیں نظر آتی. ہماری حکومت سے پہلے جو آخری بجٹ ANP کا وہ ایجوکیشن کا تقریباً 60 ارب تھا. جو ابھی ہمارا آخری بجٹ تھا PTI کا وہ 118 ارب تھا. تو آپ یہ انکریز دیکھیں کہ 60 ارب سے 118 ارب تک آلموسٹ 100% انکریز اس میں آئی ہے. مور دین 100%. جی اچھا, آلموسٹ. بچوں کی انرولمنٹ اور ٹیچرز کے حوالے سے, کیونکہ یہ میرا خیال ہے 2 بڑے کنسرنز ہوتے ہیں کہ کیا بچے اسکولوں سے باہر تو نہیں ہیں, اور جو ٹیچرز ہیں کیا وہ صحیح طرح سے پڑھا رہے ہیں یا نہیں پڑھا رہے ہیں. ان دونوں ایشوز پر کتنا کام ہوا ہے؟ ایک جو فرسٹ سٹیپ ہے وہ ٹیچرز کی ریکروٹمنٹ ہے کہ اگر آپ بہتر ٹیچر ریکروٹ کریں گے تو آبویسلی اگر مٹیریل ٹھیک ہوگا تو اس سے آگے پروڈکٹ بھی ٹھیک بنے گا. تو ہم نے جو 100% میرٹ پہ ریکروٹمنٹ کی اس سے بہت اچھی لاٹ ٹیچرز کی ہمارے پاس آئی ہے ماشاءاللہ سے. اور پھر جو موجودہ ٹیچرز ہیں یا جو نئے ہم نے ریکروٹ کیے ہیں ان ٹیچرز کو پراپرلی ٹرین کیا جائے. تو مطلب پہلی دفعہ تاریخ میں 83,000 ٹیچرز کو ہم ٹرین کر رہے ہیں برٹش کاؤنسل کے ساتھ مل کے, انگلش, میتھس اور جنرل سائنس میں. مطلب اتنی بڑی تعداد میں پہلے کبھی ٹریننگ نہیں ہوئی. وہ خود اس کی انٹرنیشنل سرٹیفیکیشن کریں گے, وہی خود اس کی سلیکشن کریں گے, اور اس کی پری ٹریننگ اور پوسٹ ٹریننگ اسسمنٹ ہوگی. مطلب یہ ایسے کام ہیں کہ جو تاریخ میں پہلے کبھی نہیں ہوئے. تو انشاءاللہ تعالیٰ اس میں ضرور بہتری آئے گی, لیکن آبویسلی ٹائم لگے گا. عام تاثر یہ کہ PTI کی جو گورنمنٹ ہے
और खासतौर पे सूबाई मिनिस्टर हैं, वो तो धर्रों में पड़े रहते हैं। खास साहब जो है वो उन्हें अपनी पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व रखते हैं। मैं इसमें से टाइम कब मिलता है ये सारे काम करने आतिफ का? साहब से पहले मैं इसका जवाब देना चाहूंगा। एक तो हमारे ऊपर एज रियल अपोजिशन पॉलिटिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। हम रिगिंग के ऊपर खामोश नहीं रह सकते, हम करप्शन के ऊपर खामोश नहीं रह सकते। अगर हम खामोश रहेंगे तो मेरे ख्याल में कि लोगों के साथ ज्यादती होगी। लेकिन एक दूसरा फैक्टर है कि जब फेडरल गवर्नमेंट आपके खिलाफ हो, वो आपके लिए सारे रास्ते बंद करे, वो आपको डेवलपमेंटल काम में जितना वो रोड अटका सकते हो वो करे, वो ब्यूरोक्रेसी के थ्रू टफ टाइम दे रही ये है नहीं देखो ना, बिल्कुल दे रही है। वो ब्यूरोक्रेसी के थ्रू आपको कंट्रोल करना चाहे, क्योंकि ब्यूरोक्रेसी बिलोंग्स टू द फेडरल गवर्नमेंट। थक तो नहीं है आप लोग? नहीं किससे, काम से कि वाक से? नहीं, मैंने कहा थोड़ा जरा मौसम भी गर्म है, यानी शायद इनको वैसे ही हम इतने नाजुक लग रहे हैं। चले ये तो देखते हैं ना, जरा आगे चलते हैं, थोड़ी वॉक भी आगे जब करेंगे तो पता चल जाएगा कि क्या हालात है। और फिर मेरा ख्याल है आगे के रुकते हैं, जरा रुककर भी बैठकर इन लोगों से बात करते हैं और कि ये सियासत और मिनिस्ट्रियाँ ये किस तरह से साथ साथ चल रही हैं। एक ब्रेक लीजिए, ब्रेक के बाद हमारी वॉक और गुफ्तगू जारी रहेगी। ब्रेक के बाद खुशामदीद। अभी हमने थोड़ी सी वॉक की है और एक जगह भी आकर बैठे हैं और केपीके के जो मिनिस्टर्स हैं वो मेरे साथ मौजूद है और उनसे बात हो रही है। तो सेहत और तालीम दो बड़े बुनियादी इश्यूज हैं, इस पर हमने सोचा आज जरा इन्हें स्टूडियो से बाहर इन्हें थोड़ी वॉक भी कराई जाए और फिर कुछ इनसे सवालात भी पूछे जाए। पहले ज़रा बात आप लोगों से, मैंने आपकी फेसबुक पे तस्वीरें देखी थी और ट्विटर पे आप लोग लाहौर आए थे PSL का फाइनल देखने के लिए। शराम, कैसा एक्सपीरियंस कैसा रहा था? जबरदस्त रहा, बहुत ही एक थी, क्योंकि ज़ल्मी फाइनल में पहुंचे थे। लोगों की थी एक और मैं बाद में पहली दफ़ा स्टेडियम गया था। अच्छा। मैं कभी स्टेडियम जाके क्रिकेट नहीं देखी, तो वो एक्सपीरियंस भी बड़ा अच्छा रहा। और फिर जीत गए तो जीत का अपना ही मजा था। अच्छा, थोड़ा अनयूजुअल सा लगा कि तीनों मिनिस्टर्स जो हैं वो प्रोग्राम बना के गाड़ी से पेशावर में निकले और लाहौर जा रहे जी, क्या करने जा रहे, क्रिकेट मैच देखने जा रहे। बड़ी मेरा ख्याल है को कॉलेज के दिनों में तो इस तरह की चीजें होती हैं, मगर ये अभी भी ये चलता है। हम लोग तीनों तकरीबन अक्सर ही, मतलब जब ऑफिस का टाइम नहीं होता तो हम लोग अक्सर इकट्ठे ही, मतलब दोस्त हैं पहले से ही, तो उस वजह से कोई फर्क नहीं पड़ा कि मिनिस्टर बने या नहीं बने, उसी तरह। अच्छा, दफ्तर के बाद हरकतें वही हैं। अच्छा, दफ्तर के बाद ही हरकतें हुई। शाह फरमान साहब, आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा? मैंने तो इसलिए बड़ा एंजॉय किया कि बेसिकली मैं क्रिकेट तो खेलता रहा हूँ और मैं कोई 4-5 महीने पहले, बल्कि 6 महीने पहले पंजाब असम्बली के खिलाफ कज़ाफ़ी के ऊपर मैच था, तो उसमें भी मैंने 50 रन्स किए थे। तो मेरे लिए तो स्टेडियम भी नया नहीं था, गेम भी नया नहीं है, लेकिन एक इम्प्रेशन था कि शायद पेशावर ज़ल्मी को वो सपोर्ट नहीं मिल रही खैबर पख्तूनख्वा से, तो उसको हम ये चाहते थे कि हम जो लोगों के जज्बात हैं, जो लोग चाहते थे कि सपोर्ट करें, वो हम तीनों ने रियलाइज़ किया। नहीं, बड़ा अच्छा लगा आप लोग जो है वो, आप लोगों का आना भी और फिर अपनी टीम को सपोर्ट करना भी, और मेरा ख्याल है जो ओवरऑल है इससे एक बड़ा अच्छा इससे मैसेज गया। अच्छा, चले अब ज़रा वापस आते हैं, ज़रा एजुकेशन और हेल्थ की बात हो रही थी। भाई शराम, हेल्थ के हवाले से एक बड़ा आपका बेसिक प्रोजेक्ट था जो सेहत कार्ड वाला। अब सेहत कार्ड का मामला कहाँ तक पहुंचा है? क्योंकि प्लान तो बहुत बड़ा है कि 51% आबादी को जो है वो आपने सेहत कार्ड देने हैं, 5 लाख तक जो है वो इलाज का खर्चा जो है वो उनका उठाया जाएगा। इम्प्लीमेंटेशन कहाँ तक पहुंची, कितने फीसद काम हुआ इसके ऊपर? उसमें तकरीबन कोई 18 में से तकरीबन, क्योंकि उसका वेबसाइट है, उस वेबसाइट पे रियल टाइम आपको इन्फॉर्मेशन मिल रही होती है कि कितने पेशेंट, कितने कार्ड्स डिस्ट्रीब्यूट हुए, कितने पेशेंट आए, कितने पैसे लगे, वो रियल टाइम आपको सेहत इंसाफ कार्ड के वेबसाइट पे मिलेगा। पहली दफ़ा एक ऐसा मंसूबा लेके आए हैं जिसमें 51% आबादी को, जिस तरह आप कह रहे हैं कि टारगेट किया गया, ये वो लोग हैं जिनके पास 2 वक्त के खाने के पैसे नहीं होते। अच्छा, उनके घर में बीमार होता है, फर्ज करें उसके किसी कोई है उसका, या जो एक ही अर्निंग वाला बंदा है वो बीमार हो जाए तो पूरा घर ही रुक जाएगा। जो लोगों के पास हम गए हैं, हमने देखा है, मैं खुद हॉस्पिटल में, इसमें एक और चीज़ हमने की कि हमने इसको सिर्फ
सरकारी अस्पतालों तक महदूद नहीं रखा, हमने इसमें प्राइवेट सेक्टर के हॉस्पिटल भी डाले कि किसी के पास कोई भी हॉस्पिटल नज़दीक हो या कोई भी फैसिलिटी अगर एक हॉस्पिटल में ना हो दूसरे में वो फैसिलिटी हो, और जिसके पास कार्ड हो तो वो कार्ड लेके जाए और उसको ट्रीटमेंट मिले। अच्छा आतिफ, एक क्वेश्चन जो कि आमतौर पर उठाया जाता है और ये फिर बाद में मैं शहराम से भी पूछूंगा, प्राइवेट सेक्टर के साथ आपका स्कूलों का भी एक बहुत बड़ा इशू है कि जी कि प्राइवेट सेक्टर के साथ क्या सरकारी जो स्कूल हैं वो कम्पीट कर पाएंगे या नहीं? पिछले 20-30 साल से सरकारी स्कूलों का स्टैंडर्ड नीचे आता गया, प्राइवेट स्कूलों की मशरूम ग्रोथ होती गई, और उस वजह से जिसका थोड़ा भी बस चलता है तो वो अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल भेजता है। उसकी वजह यह है कि एक तो नंबर 1, अगर फर्ज करें सरकारी स्कूल में टीचर ही नहीं है, या अगर वहाँ कुर्सी नहीं है, वहाँ किताब नहीं है, तो लोग क्यों भेजेंगे अपने बच्चे? तो हमने जो ये बेहतरी का एक प्रोसेस शुरू किया है जिसमें रिक्रूटमेंट है, जिसमें गवर्नेंस है, मॉनिटरिंग है, टीचर ट्रेनिंग है, इससे इन शॉर्ट टर्म पिछले साल 34,000 बच्चे प्राइवेट स्कूलों से माइग्रेट होकर सरकारी स्कूलों में आए हैं। अच्छा, मतलब ये एक बहुत बड़ा ट्रेंड है जो कि मतलब ये बड़ी खुशाइन बात है कि अगर लोग जो है वो सरकारी स्कूलों पर इतना ट्रस्ट कर रहे हैं एग्जैक्टली जो कि वो प्राइवेट स्कूल को छोड़कर सरकारी स्कूल में एडमिशन जी, ये एक प्रोसेस है जो पहले सरकारी स्कूलों से बच्चे निकल रहे थे, अभी वापस उसमें आना शुरू हुए हैं, लेकिन होगा जरूर। प्राइवेट हॉस्पिटल्स के साथ भी क्या आप लोगों के जो सरकारी अस्पताल हैं तो वो कम्पीट कर रहे हैं? हमारे जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस वक्त ये कह सकता हूँ कि हमारे पब्लिक सेक्टर के जो हॉस्पिटल्स हैं वो प्राइवेट सेक्टर से बेहतर हैं। आपकी मैं मिसाल आपको दे दूँ, देखें LRH एक हॉस्पिटल है जो तकरीबन 1800 बेड का है, उसमें जितनी सर्विस लोगों को रोज़ाना के हिसाब से मिलती है शायद दुनिया के किसी अस्पताल में वहाँ पे मिलती हो। आपको मैं अगर खैबर टीचिंग हॉस्पिटल में ले जाऊँ वहाँ पे जितनी सर्विस मिलती है, आपको अगर मैं HMC ले चलूँ और मैं आपको इनवाइट भी करूँगा कि आप ज़रूर आए, देखें, लोगों से आप मिलें। उस दिन मैंने दूसरा टीवी का प्रोग्राम देख रहा था कि HMC में जो लोग गए, बाहर से लोग आए थे, उन्होंने कहा जी मैं पहली दफ़ा यहाँ पे आया हूँ, मैं हैरान रह गया। और उसमें एक जरूरी बात वो भी आप जरूर आप भी सुन लें ताकि लोगों को कि हमारे 90% फर्स्ट टाइमर्स हैं जो असेंबली में इलेक्ट हुए हैं। अच्छा, जो असेंबली में पहली दफा आए हैं, जो मिनिस्टर बने हैं, हम लोग पहली दफा मिनिस्टर बने हैं, और जो बाकी पार्टियों के हैं तो वो तो 30-30 साल से वो हुकूमतों में हैं, 30-30 साल से वो मिनिस्टर रहे हैं, और जब वो हमारे ऊपर तनकीद करते हैं कि जी स्कूल क्यों खराब है, तो मैं उन्हें कहता हूँ कि तो हमने नहीं बनाया, ये तो आप लोगों ने 30 साल से जो बना हर मुस्लिम लीग नून भी ये बात पिछले वाले इस गवर्नमेंट की मैं आपको बताता हूँ। देखो ना, आपके मुल्क से मनी लॉन्ड्रिंग और करप्शन को अच्छा ये आप नॉर्मल ना ले, मैं आज एक सवाल करता हूँ। यूएई गवर्नमेंट के साथ हमारा कॉन्ट्रैक्ट भी है, यूएई गवर्नमेंट पूछती है कि यूएई के अंदर जिस की प्रॉपर्टी है वो 30 जनवरी तक बता दें कि उसने अपने मुल्क में टैक्स दिया है कि नहीं। मैं आज फेडरल गवर्नमेंट से और आवाम से एक सवाल पूछता हूं, उनसे एक रिक्वेस्ट करता हूं, जिसकी यूएई के अंदर प्रॉपर्टी है, मलेशिया, यूके, यूएसए, स्विस बैंक, वो छोड़ दे, जिसकी यूएई के अंदर प्रॉपर्टी है वो लिस्ट जारी कर दे। अच्छा, 5-6 हजार बंदों ने बहुत है, मैं कर सिर्फ 5-6 हजार, अच्छा बड़ी लंबी लिस्ट है, नहीं, तो बड़ा मैं कहता हूँ कि 5-6 हजार बंदों ने 20 करोड़ आवाम को मफलूज किया। अब इधर उधर पनामा में हमारे 600 बंदे निकल आए थे, तो यूएई तो बिल्कुल साथ है। नहीं, अच्छा सिर्फ हुकूमत की नीयत की बात, हुकूमत की नीयत के ऊपर बात करता हूँ। सिंपल सवाल है, यूएई के अंदर जिसकी प्रॉब्लम हो सकता है लोगों की जायज भी हो, ये नहीं कि नहीं हो सकता है जायज भी हो, सिर्फ वो लिस्ट जारी कर देना। ये गरीब पाकिस्तानी जो सफर कर रहे हैं, सिर्फ वो लिस्ट जारी करके बता दें कि जी ये वो पाकिस्तानी है जिनकी इतनी प्रॉपर्टी है यूएई के अंदर, बात खत्म। आप अच्छा, बाकी नैब को तो छोड़े, FIA को छोड़े, जब आप इंफॉर्मेशन लोगों से छुपाना, अब मैं आपको करप्शन के ऊपर नहीं, ये हमने नहीं मजे जरूरी है। खैबर पख्तूनख्वा की परफॉर्मेंस की बात है, एंटी करप्शन ड्राइव है, हमारा ब्रांड है। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट ये मिनिस्टर साहिबान कारोबार नहीं कर सकते। पहले ये होता था, मैं पब्लिक हेल्थ का मिनिस्टर हूं, मैं एक पाइप की दुकान खोल लूं, रोजाना मेरे लाखों का फायदा, लीगल फायदा, अब मैं नहीं कर सकता। अपनी कुर्सी से फायदा नहीं, न ये दे सकते हैं न मैं। आपने क्योंकि सियासत की बात कर दी है, ये पार्टी के अंदर बड़ी लड़ाइयां हैं, आप क्योंकि तीनों जो है वो KPK से हैं। अब शाह फरमान साहब मेरा ख्याल है सबसे रेलिवेंट बंदे हैं इस सवाल के जवाब के लिए। शाह फरमान साहब क्यों है, कोई MP यहाँ से आ जाता है पार्टी के अंदर जो है वो खड़ा है तो कहता है नहीं जी ये, और वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा जो है वो खटक साहब
नेपोटिज्म कर रहे हैं, अपनी पसंद के लोगों को आगे ला रहे हैं, ये इल्जामात, ये पार्टी के अंदर झगड़े, आप फर्स्ट टाइमर है सर, ये तो बड़ी शानदार हुकूमत, बड़ी जबरदस्त कोऑर्डिनेशन होनी चाहिए थी, क्यों है ये? देखिए जी, ये मैं बोलता हूँ, एक तो पीटीआई के वर्कर्स की ट्रेनिंग, एक पार्टी जो मैं समझता हूँ कि मैं फाउंडर मेंबर हूँ, लेकिन मुझे इसका अंदाजा है कि 2010-2000 मूवमेंट के बाद से पार्टी किक ऑफ कर गई। हाँ। अब अगर ऑल ऑफ ए सडन एक पार्टी इतनी बड़ी पार्टी बन जाए तो उसके अंदर जो डिसिप्लिन का, लेकिन पीटीआई का वर्कर जो है, पीटीआई का वोटर जो है, बहुत सारी जगहों पर, मैं आपको इसका एग्जांपल देता हूँ, बहुत सारी जगहों पर इनको पता है, शाहराम खान को पता है, मोहम्मद आतिफ को पता है कि अगर हमने गलत बंदा लोकल बॉडीज में खड़ा किया, सपोज ही इज नॉट पीटीआई, और अगर कोई पीटीआई का बंदा उसके खिलाफ खड़ा हो गया तो बेट के निशान को लोगों ने वोट नहीं दिया और पीटीआई के लड़कों को वोट दे दिया। अच्छा, जो हमारे वर्कर्स ट्रेन है ना, जिस तरह चेयरमैन साहब ने उनको एजुकेट किया, जिस तरह बार बार उनको अपने हक के लिए, अच्छा तो ये कल्चर पीटीआई के अंदर है। दूसरी तरफ आप पॉलिटिकल पार्टीज देखने ना, लोग चू नहीं कर सकते, बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल पीपल पार्टी के अंदर बिलावल के सामने बात नहीं कर सकते। मैं आपको बताऊं ना, अब पूरे पाकिस्तान में एक ही लड़का रह गया, बिलावल, उसके सामने एतजाज हसन बिलावल साहब। अच्छा, किस कैपेसिटी में बिलावल साहब है, सिवाय इसके कि वो जरदारी का बेटा। हमारे यहाँ ये नहीं है, वो अपने आप को वो भुट्टो कहते हैं। अच्छा, वो भट्टो देखो ना, नाम से भट्टो यार। अच्छा, इस पे मैं बात नहीं करता, ये तो सिर्फ जेन्युइन नहीं है, नहीं जिस तरह होता है वो ये जूस के अंदर है कि माँ की तरफ जाते हैं। अच्छा, ये मैं आपको बताऊं, सिर्फ ये कहने का मकसद ये है कि जो पीटीआई के वर्कर जो स्टैंड लेते हैं, आप पीटीआई के वर्कर से ये एक्सपेक्ट ना करें। मैं उस वक्त आप ये कह रहे हैं कि पार्टी के अंदर ओपननेस है, लेकिन जब खड़े होने का वक्त आता है तो सारे एक ही जगह होता है। सियासत में बात बड़ी लंबी हो रही थी, मेरा ख्याल है एक ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद अभी हम थोड़ी कुछ और भी वॉक करते हैं, कुछ और इनसे हम बातें करेंगे, कुछ और सवालात पूछेंगे सियासत के हवाले से भी, और केपी की जो गवर्नेंस है और वहां पर जिस तरह से हुकूमत चल रही है उस हवाले से भी। साथ रहेगा, वापस आ रहे हैं इस ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से खुशामदीद। हमारी वॉक तो खत्म हो गई, लेकिन जो गुफ्तगू है, जो बातचीत है, वो अभी भी जारी है। और अभी हम बस जरा बैठे हैं चाय के लिए और कुछ पकौड़े वगैरह सामने रखे हैं, और बात भी अभी यहीं पर हम जारी रखेंगे। शहराम, थोड़ा सा मेरा ख्याल है जरा आगे की बात होनी चाहिए, इलेक्शन आने वाले हैं, पीटीआई पे बड़ी नजरें, और मैंने शुरू में कहा कि जो केपी की परफॉर्मेंस है इस पर जो है वो पीटीआई ने बाकी मुल्क में भी इलेक्शन लड़ना है। दूसरे सूबों के साथ अगर हम कंपैरिजन करें तो आपने पिछली गवर्नमेंट के साथ तो अपना कंपैरिजन किया, मगर दूसरे सूबों के साथ कंपैरिजन में ये सूबा कहां पर खड़ा है? लेकिन जिस तरह आतिफ और शाह फरमान ने बात की करप्शन की, हमारा स्ट्रेंथ जो हमारी जो हमारी आवाज़ है करप्शन के खिलाफ, जिस तरह उन्होंने कहा कि करप्शन जो है, करप्शन कम हो गई है, खत्म तो नहीं हुई, ऑब्वियसली इट विल टेक टाइम, लेकिन आज पाकिस्तान में सबसे कम है। तालीम में सबसे ज़्यादा बेहतरी आई है बाकी सूबों के बजाय, अच्छा सबसे ज़्यादा बेहतरी आई है। वही पुलिस जो लोगों को तंग करती थी या लोग उनसे तंग थे, आज खैबर पख्तूनख्वा की पुलिस सबसे बेहतर पुलिस है, क्योंकि तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने उनसे वो गलत काम नहीं करवाया, अपने लोगों को दबाया नहीं, अपने लोगों को परेशान नहीं किया, इंसाफ का निज़ाम राइज किया, बराबरी का निज़ाम राइज किया। अच्छा फरमान साहब, ये जो है वो ये कहते हैं कि अगर गवर्नेंस देखनी है, अगर तरक्की देखनी है तो पंजाब को देखा जाए कि वहाँ पर वज़ीर आला ने कितना काम किया है। आप लोगों के बारे में आप वो विजिबल चीज़ें उतनी सामने नहीं। अब आप लोगों ने जो मुझे चीज़ें बताई हैं वो बड़ी शानदार चीज़ें, और आई एम रियली इम्प्रेस्ड, मैं बड़ा मुतासिर हुआ, मगर वो चीज़ सामने जब बाकी सूबों के साथ हम मुवाजना करते हैं तो ये चीजें हमें क्यों नहीं पता चलती, सामने क्यों नहीं आती? देखिए जी, सबसे ज्यादा आसान काम ये है कि अगर आपके पास पैसे हों तो आप ठेकेदार से पुल बनवाएं, अच्छा, सड़कें बनवाएं, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। तो आप ये कह रहे हैं कि पुल बना सबको नजर आता है, लेकिन सिस्टम बना जो है वो क्योंकि नजर नहीं आता है, इस वजह से अच्छा, मैं आपको बताऊं, मार्केटिंग वैसे। अच्छा, मैं आपको बताऊं, आजकल जो हमारे ऊपर कभी कभी बात आ जाती है कि फलाने ने कोई 10 क्लास 4 भर्ती की, ये क्यों?
یہ ہمارا بنا ہوا قانون ہے RTI, اس کے اندر اپلیکیشن دے دیتے ہیں. فیڈرل گورنمنٹ پنجاب گورنمنٹ کے کسی فائل کو کوئی ہاتھ تو لگا دے. میں تو یہ کہتا ہوں کہ ان کے دیکھو نا, پھر آپ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ سسٹم ٹھیک ہے, بننا چاہیے, مگر یہ جو احتساب والی, کیونکہ آپ لوگ بار بار اس پہ, اور اس کانورسیشن میں بھی آپ اس پہ زور دیتے رہے, DG احتساب وہ آپ لوگوں کے چلے گئے, پھر الزامات جہاں تک لگے آپ کے منسٹرز پہ بھی لگے, ابھی اسپیکر صاحب پہ بھی لگ گئے, یہ سب چیزیں ہیں, مگر ہم نے کبھی دیکھا نہیں کہ منطقی انجام تک جو ہے وہ کوئی چیز پہنچی ہو. شیرپا گروپ صاحب کے ساتھ آپ کے اختلافات ہیں, مگر بعد میں آپ انہیں بنانے بھی گئے. یہ چیزیں تو ہے نا سر, پھر سیاست کہیں نہ کہیں تو آپ لوگوں کی بھی چل رہی ہے. ایسا نہیں ہے. دیکھو میں آپ کو بتاؤں کہ جس کے اوپر اگر فرض کرے الزام ہے, اسپیکر کے اوپر جو الزام لگا ہے, انہوں نے جس طرح ایکسپلینیشن دے دی, ڈاکومنٹس دے دیے, یعنی کتنا بڑا ظلم ہے کہ ایک بندے کرائے کے مکان میں رہتا ہو اور آپ نے اس کو 35 کروڑ کا مکان ڈکلیئر کر کے اس کے پیچھے لکھا, اور پھر آپ کہہ دیں کہ وی ہیو کنفرمڈ دس فرام آور سورسز. دیکھو یہ الیکشن کا سال ہے, یعنی آپ مجھے بتائیں کہ پاکستان کے کس شہری کو پتا ہے کہ پرائم منسٹر کے اوپر نیب کے کتنے کیسز ہیں؟ کس کو پتا ہے؟ یعنی ایک کمپلینٹ سوشل میڈیا ریلیز کرنا بدنیتی کے اوپر, اور اس کے اندر ایسے الزامات ہیں جیسے کوئی جلسے میں کسی کے خلاف تقریر کر رہا ہو. آصف, آپ لوگوں کا دیکھ رہا تھا کہ دو بڑے امپورٹنٹ پلان ہیں, ایک انرولمنٹ کے حوالے سے اور ایک ٹیچرز کی ٹریننگ اور ان کی بھرتی کے حوالے سے. یہ کیا منصوبہ کیا ہے, ٹارگٹ کیا ہے کہ 2018 میں خیبر پختونخوا کا جو سکول سسٹم ہے وہ کس حالت میں چھوڑ کے جانا ہے؟ دیکھیں, اول تو یہ ہے کہ انشاءاللہ چھوڑ کے نہیں جائیں گے, اگلی دفعہ پھر آئیں گے انشاءاللہ, اور زیادہ میجورٹی کہاں چاہیں تک, چلے میں اپنا سوال ٹھیک کر لیتا ہوں, کہاں تک پہنچانا چاہتے ہیں؟ بات یہ ہے کہ جو آپ نے پہلے بھی بات کی, جو ویسے KPK میں ہسٹری یہ ہے کہ ہر دفعہ حکومت بدلتی ہے. اصل میں وہ KPK کی ہسٹری اس وجہ سے ہے کہ جو لوگ آئے, جن کو لوگوں نے ووٹ دیا, وہ اپنا منشور بھول گئے. ہر دفعہ نئی حکومت لے کر آتے ہیں. وہی وجہ ہے نا کہ دیکھیں وہ اپنا منشور بھول جاتے ہیں. اچھا. وہ اور چکروں میں لگ جاتے ہیں کہ جی میں نے الیکشن جیتنا ہے, میں نے پیسے بنانے ہیں, وہ ان چکروں میں لگ جاتے ہیں. تو اس وجہ سے ہمارے لوگ بہت, اور یہ اچھی بات ہے, جو پرفارم نہ کرے مطلب ان کو ووٹ نہیں دینا چاہیے, اس کو باہر کریں. مطلب یہی سسٹم ہے ڈیموکریسی کا, تو یہی فائدہ ہے نا کہ آپ جو پرفارم نہیں کر اس کو باہر کریں. ہم نے کچھ ایسے کام کیے ہیں جس پہ میں فخر سے کہہ سکتا ہوں کہ ایک تو نمبر 1, ہم نے پہلی دفعہ پاکستان کے کسی بھی صوبے نے قرآن شریف کو مسلمان بچوں کے لیے لازمی قرار دیا ہے. پہلے سے 5th تک ناظرے پہ پڑھانا, اور پھر 6 سے آنورڈز قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھائیں گے, تاکہ جو ایکسٹریمزم ہے, جو مس گائیڈ کیا جاتا ہے بچوں کو کہ جی قرآن میں یہ ہے, ہمارے دین میں یہ ہے, وہ ساری چیزوں کو ختم کر کے کہ خود بچوں کو سمجھ آئے اصل جو اسلام کی روح ہے, اصل جو اسپرٹ ہے وہ پتہ چلے بچوں کو. پھر اس کے بعد جو ٹیچر کا ٹریننگ کا آپ نے پوچھا, ہم نے پہلی دفعہ اسٹرکچرڈ ٹریننگ شروع کی ٹیچرز کی. ہم نے پہلی دفعہ حساب کتاب شروع کیا. جو ٹیچر بہتر پرفارم کر رہے ہیں, ہم نے پچھلے سال 14 کروڑ روپے ٹیچرز کو انعامات دیے. 1 لاکھ روپے پرنسپل کو, 50 ہزار روپے ٹیچر کو. وزیر اعلیٰ ہاؤس میں وزیر اعلیٰ نے انہیں انوائٹ کیا, عمران خان صاحب آئے, انہیں کیش انعامات دیے, انہیں سرٹیفکیٹس دیے, صرف ٹیچر کی عزت بڑھانے کے لیے, ان کو ایک یہ احساس دلانے کے لیے کہ آپ امپورٹنٹ ہیں. سر آپ کے کیا پلان ہیں؟ دیکھیں, ہم نے اپنے آپ کو, وہ خان صاحب ایک بات کہتے ہیں کہ ایوری ناؤ اینڈ دین یو ہیو ٹو چیلنج یور سیلف. اپنے لیے اپنا جو چیلنج ہے وہ جیسے ہی آپ اچیو کرتے ہیں, آپ اس سے بڑا چیلنج رکھتے ہیں. سب سے بڑا پہلا چیلنج تھا کہ جی قانون سازی کرے, پھر لوگوں کو لے کے آئیں. آج جو یہ بات ہو رہی ہے کہ جی 3,500 ڈاکٹرز بھرتی ہوئے, 1100 ایکسٹرا نرسز بھرتی ہوئی, 1500 نرسز, 1500 پیرامیڈکس. HR کی کوئی کمی نہیں ہے اس صوبے میں. پہلے اسپتال خالی پڑے ہوتے تھے, ابھی بھر گئے. ایک دوسری بات ہے کہ ابھی ہم سٹینڈرڈز جو ہم نے آپ کو دیے ہیں, منیمم ہیلتھ سروس ڈیلیوری جو ہے, سٹینڈرڈز جو ہیں ہر اسپتال میں, وہ ہم نے سیٹ کر دیے, جو پورے پاکستان میں کہیں پہ نہیں ہے. اور ابھی ہم ان ٹارگٹس کو اچیو کر رہے ہیں تاکہ آپ ہر اسپتال میں جائیں گے تو جس اسپتال کیٹیگری A, B, C یا BHU ہے, اس میں اس سٹینڈرڈ کی سروسز آپ کو ملیں گی. تو یہ ایک چیلنج ہے. اور ایک کیا PTI پھر سے حکومت بنائے گی؟ PTI کے اتحادی یہی رہیں گے یا پھر بدلیں گے؟ دیکھیے, الیکشن کے لیے آپشنز کھلے ہیں. ہر پارٹی اپنے انٹرسٹ میں فیصلے کرتی ہے.
हम ये नहीं कहते कि हम सीट एडजस्टमेंट करेंगे नहीं करेंगे, ये ऑप्शंस भी खुले हैं। इलेक्शन के बाद जो रिजल्ट आता है वो ऑप्शंस भी उस वक्त पता चल जाता है, तो इसके ऊपर कोई कमेंट नहीं है अच्छा। कि हमारे इत्तेहादी हैं। मगर हुकूमत लेकिन लग रहा है लेकिन लग रहा है कि सिंगल पार्टी हुकूमत होगी। अच्छा, लग रहा है कि सिंगल पार्टी हुकूमत होगी। चले, बहुत शुक्रिया आप लोगों का। आई होप आप लोगों को मजा आया। वॉक तो हमने की, मगर साथ कुछ थोड़ी जो है वो बातें भी हो गई। नहीं, चाय ठीक थी, बड़ा मजा आया। चाय और पकौड़े ठीक आप थे। पकौड़े जितने हमने खाए इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं। मेरा ख्याल है जितनी वॉक की थी वो बराबर कर दी अभी आपने। ऊपर ही हो गया। नहीं, ये दोनों तो माशाल्लाह बड़े स्मार्ट है जो है वो। क्या मतलब है आपका? आपका क्या मतलब है? साहब, आप इनसे ज्यादा स्मार्ट है। आपने पूरा फिक्रा नहीं सुना, आप इनसे ज्यादा स्मार्ट है। या आप ज्यादा स्मार्ट हैं कि अपने स्टेटमेंट को मैं ये कहना चाह रहा था कि ये दोनों तो माशाल्लाह स्मार्ट है, मगर आप इनसे भी ज्यादा स्मार्ट है। मैं ये कह दूं ना कि आप मेरे से भी ज्यादा स्मार्ट हैं। चले, बहुत शुक्रिया आप लोगों का। थैंक यू सो मच। आप लोगों ने आज हमारे लिए वक्त निकाला। छुट्टी का दिन था, मगर बहरहाल बातें हमने की इनसे, और खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से बहुत बातें की जाती है। हमने सोचा आज इन्हें जो है वो प्रोग्राम में बुलाया जाए, इनके साथ गुफ्तगू की जाए, इनसे पूछा जाए कि जो परफॉर्मेंस है, गवर्नेंस है, वो कहाँ पर खड़ी है। बहरहाल चेंजेस है, तब्दीलियां हैं, और वो ये लोग तो कह रहे हैं, ऑन ग्राउंड नजर भी आ रहे हैं, मगर मेन जो लिटमस टेस्ट होगा वो अगला वो इलेक्शन है, और इलेक्शन में जो है वो खैबर पख्तूनख्वा के अवाम अब इन्हें वोट देते हैं या नहीं, ये इलेक्शन में पता चलेगा। मगर जैसा कि शाह फरमान साहब ने कहा, ये बड़े कॉन्फिडेंट हैं और ये कह रहे हैं कि अगली दफा सिंगल पार्टी जो है वो हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा में आएगी। आज के प्रोग्राम से इतना ही। मेजबान एमान नजर को इजाजत दीजिए। अल्लाह ने के बाद।